हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। कल के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की पहचान कैसे करें और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और साथ ही मैंने तीनों बहुपद यानी रैखिक बहुपद, एक घात जिसको एक घातीय बहुपद बोला जाता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तीनों बहुपद के सामान्य रूप भी बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुपद के वो सारे फार्मूले जो आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं। तो फार्मूले को समझने से पहले आप दो बात को समझ ले कि शून्यक किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। शून्यक और गुणांक। पहले हम शून्यक को समझते हैं। शून्यक आंसर तो आपको पता ही होगा, हम किसी भी मैथ को सॉल्व करते हैं हमें लास्ट में क्या मिलता है, आंसर मिलता है। उसी आंसर को बहुपद की भाषा में शून्यक बोला जाता है। जैसे मैंने कोई बहुपद लिया 2x² माइनस 8x प्लस 6 और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, तो 1 और 3 आया। हमें दो आंसर मिला, x बराबर हमें 1 और 3 आया। ये जो दो आंसर हमें आया, इसी आंसर को हम इस बहुपद का शून्यक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि शून्यक किसे कहते हैं। तो आंसर को ही शून्यक बोला जाता है। अब गुणांक समझते। गुणांक क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, गुणांक गुणा का अंक, गुणांक यानी गुणा का अंक। चर के किसके गुणा का, तो चर के गुणा में जो अंक है उसी को हम गुणांक बोलते हैं। चर के, ये चर है, x क्या है, चर है, यहाँ पे भी ये x क्या है, चर है। तो इस चर के गुणा में जो अंक है उसी को गुणांक बोला जाता है। गुणांक समझ में आ गया आपको किसे कहते हैं। जैसे x² क्या है, चर है, और चर के गुणा में कौन सा अंक है, 2। तो ये 2 क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। इस बहुपद में ये 2 क्या कहलाएगा, गुणांक। और किसका गुणांक, तो x² का गुणांक कहलाएगा। उसी तरह x के गुणा में कौन सा अंक है, तो -8 है, -8 है। तो ये -8 गुणांक कहलाएगा। किसका गुणांक कहलाएगा, तो 8 का गुणांक कहलाएगा। ठीक, तो आपको गुणांक और शून्यक दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम फार्मूले की बात करते हैं। उससे पहले आप ये समझ ले कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद जिसको हम एक घातीय बहुपद बोलते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, रैखिक बहुपद को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका हमें मात्र एक आंसर मिलेगा, यानी एक शून्यक मिलेगा। उसी तरह अगर हम द्विघात बहुपद को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें 2 ठो शून्यक मिलता है, 2 ठो आंसर मिलता है। जैसे आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मैंने इस बहुपद को सॉल्व करके 2 आंसर क्यों लिखा, एक और एक 3, 2 आंसर क्यों लिखा। तो क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद कैसे हम इसको पता, क्योंकि इस बहुपद में सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए हम इस बहुपद को द्विघात बहुपद नाम दे दिए। और द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, 2 होता है। अभी मैंने बताया कि द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, इसलिए मैंने द्विघात बहुपद लिखा था, तो इसका आंसर भी मैंने 2 लिखा। इसलिए चलिए, अब रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है, तो 1 होता है, यानी आंसर बस एक ही ठो आंसर होता है। उसी तरह द्विघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात यानी इसका आंसर भी 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आता है, 2 आता है, यानी इसका शून्यक कितना होता है, 2 होता है। उसी तरह त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होगा, यानी त्रिघात बहुपद को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, तो इसका 3 ठो आंसर आएगा, यानी त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है 3। ठीक, याद रहेगा आपको। कोई पूछे कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आपको बोलना है 3। शून्यक मतलब 3, शून्यक मतलब आंसर। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3 होते हैं। कितने आंसर होते हैं, 3 होते हैं। उसी तरह द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 1। अब हम फार्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के सारे फार्मूले
पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिघात बहुपद के सारे फार्मूले पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद आपको 9th क्लास में पढ़ना था, इससे 10th क्लास में रैखिक बहुपद नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ना है। तो हम पहले द्विघात बहुपद के सारे फार्मूले पढ़ेंगे, फिर त्रिघात बहुपद के। तो द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे मैं आपको अभी बताई हूँ। कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे, यानी द्विघात बहुपद के कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे। अब 2 आंसर होंगे, हम मान लेंगे कि एक आंसर अल्फ़ा होगा और एक आंसर बीटा होगा, उसी पे आधारित हम फार्मूले को भी बनाएंगे। तो मान लीजिए कि द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अब कोई भी द्विघात बहुपद है, उसका कितना आंसर आने वाला है हमें नहीं पता, इसलिए हम एक ठो को अल्फ़ा मान लेंगे और एक ठो को बीटा मान लेंगे। अब जब हम द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा मानते हैं तो हमें एक फार्मूला याद रखना होता है, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का जोड़। शून्यकों का योग यानी शून्यक हम कौन कौन मानेंगे? एक अल्फ़ा और एक बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? -b/a। अभी ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से आया, ये बी और ए कहाँ से आया? अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, शून्यकों का योग जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इतना बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब ये कैसे होगा, इसका यूज़ कहाँ होगा, ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊँगी। आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि शून्यकों का योग जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर क्या फार्मूला होता है? तो -b/a फार्मूला होता है। या फिर हम शॉर्ट में लिखते हैं शून्यकों का योग को हम शॉर्ट में लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? तो -b/a होता है। ये अभी आपको सिर्फ याद रखना है, इसका यूज़ मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी, जब चैप्टर शुरू करूंगी तो। अब शून्यकों एक फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। योग और गुणनफल तो आप लोगों को पता ही होगा। योग मतलब होता है जोड़ने पर जो हमें दो संख्याओं को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको योग बोला जाता है। गुणनफल जो संख्याओं को गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको गुणनफल बोला जाता है। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्य को हम क्या मान चुके हैं? एक को अल्फ़ा माने हुए हैं, एक को बीटा माने हुए हैं। तो शून्यकों का गुणनफल हम कैसे शॉर्ट में लिखेंगे? तो शून्य कौन कौन है? अल्फ़ा और बीटा है। इसको गुणा में हम कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा बीटा ऐसे ही लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है c/a। इसका फार्मूला होता है c/a। ये भी याद रखना है आपको। शून्यकों का योग का फार्मूला, शून्यकों का योग जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। हम क्यों लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा? तो क्योंकि हम मान चुके हैं कि द्विघात बहुपद के एक शून्यक अल्फ़ा और एक शून्यक बीटा है। तो शून्यकों का योग जिसको हम शॉर्ट में लिख देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या है? जोड़ का चिन्ह है, यानी योग का चिन्ह है, और इन दोनों को जोड़ने पर हमें योगफल प्राप्त होगा। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है? तो -b/a होता है। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम शून्यक माने हुए हैं कि एक शून्यक अल्फ़ा होगा, एक शून्यक बीटा होगा, इसलिए अल्फ़ा बीटा को हम गुणा के रूप में दिखा रहे हैं, लिख करके शून्यकों का गुणनफल शॉर्ट में लिख करके दिखा रहे हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो c/a फार्मूला होता है। ठीक, आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना है, इसका यूज़ मैं आपको चैप्टर में बताऊँगी। अब मान लीजिए एक और फार्मूला आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद, इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, ये फार्मूला होता है। अगर आपको शून्यक दे दिया जाए, यानी आंसर दे दिया जाए, और आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाए, तो आप इस फार्मूले की मदद से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। वैसे तो द्विघात बहुपद दिया रहता है, उसका हमें आंसर निकालना होता है, लेकिन अगर आपको आंसर दे दिया जाए और द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जाए तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं फार्मूले को।
तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। अब हम फार्मूला जब बनाएंगे तो उसके लिए हमें शून्यक पता होना चाहिए कि कौन कौन शून्यक है। अब जैसे द्विघात बहुपद ये वाला है, अब इसका शून्यक कौन है, तो 1 और 3 है। इसका शून्यक कितना है, 1 और 3 है। अब सारे बहुपद का तो अलग अलग शून्यक होगा, इसलिए हम एक शून्यक फार्मूला बनाने के लिए एक शून्यक मान लेंगे अल्फ़ा और एक शून्यक मान लेंगे बीटा। अब हम जब मान लिए कि एक शून्यक अल्फ़ा होता है, एक शून्यक बीटा होता है, तो इसकी मदद से हम फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक। सिर्फ द्विघात बहुपद में 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक शून्यकों का योग, शून्यकों का, दूसरा शून्यकों का गुणनफल, तीसरा द्विघात बहुपद का फार्मूला। तो शून्यकों का योग जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम एक शून्यक अल्फ़ा माने हुए हैं और एक शून्यक बीटा माने हुए हैं। और यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा है शून्यकों का योग, यानी इसी दोनों का योग होगा, तो इन दोनों को हम योग के रूप में लिख दिए। इतना शून्यकों का योग इतना बराबर फार्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है, ठीक। अब ये -b/a कहाँ से आएगा वो मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि शून्यकों का एक गुणनफल, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम एक शून्यक अल्फ़ा मान चुके हैं, दूसरा शून्यक बीटा मान चुकी हूँ मैं। और शून्यकों का गुणनफल यानी इन्हीं दोनों शून्य का गुणनफल हमें, तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको हम गुणा में लिख दिए। इसका फार्मूला क्या होता है, तो c/a होता है, ये याद रखेंगे। इसका यूज़ मैं चैप्टर में बताऊँगी। उसी तरह द्विघात बहुपद दिया रहता है तो हम उसका शून्यक निकालते हैं, यानी आंसर निकालते हैं। अगर मान लें आपको आंसर ही दे दिया जाए और द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे। द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है, तो x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। ये तीनों फार्मूला आप द्विघात बहुपद के लिए याद रखिएगा। ये तीनों फार्मूला अगर आपको याद रहा तो द्विघात बहुपद आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम त्रिघात बहुपद की बात कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। त्रिघात यानी 3 घात वाले बहुपद, तो 3 घात वाले बहुपद है तो उसके शून्यक भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब जैसे पीछे वाले जैसे द्विघात बहुपद में मैंने आपको बताया कि हम फार्मूला बनाने के लिए मान लिए एक को अल्फ़ा एक को बीटा, 2 शून्यक था तो इसलिए हम 2 ठो, एक अल्फ़ा एक बीटा मान लिए। अब इसमें 3 शून्यक है तो हम एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, बीटा, और एक को गामा मान लेते हैं, ठीक। अब हमें पता चल गया कि त्रिघात बहुपद के शून्य कौन कौन है, तो अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। अब इससे फार्मूला बनाएंगे, तो जैसे उसमें फार्मूला था एक शून्यकों का योग, सेम इसमें भी होगा शून्यकों का योग। पहला फार्मूला सेम वैसा ही होगा, शून्यकों का योग। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो पिछले वाले द्विघात बहुपद में एक अल्फ़ा था और एक बीटा था, तो दोनों को हम योग के रूप में लिख दिए थे, यानी जोड़ के रूप में लिख दिए थे। उसी तरह एक यहाँ पे अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक गामा है, तो तीनों को हम योग के रूप में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आप हिंदी ना लिख करके सिर्फ इसको भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट में आपको शॉर्ट में लिख करके दिखा रही हूँ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो पिछले वाले द्विघात बहुपद में क्या था, -b/a था, तो इसमें भी होगा -b/a। अब एक फार्मूला होता है, इसके लिए मैं खाली जगह छोड़ रही हूँ। एक लास्ट तीसरा जो फार्मूला है वो मैं पहले लिख दे रही हूँ कि शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल इससे पहले वाले में भी था। इससे पहले वाले यानी द्विघात बहुपद में भी मैंने आपको शून्यकों का गुणनफल बताया था, इसमें भी होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शून्य कौन कौन है, तो अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये गुणा में लिखा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है,
तो माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस डी बाई ए होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला था सी बाई ए, लेकिन इसमें क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी बाई ए। अब देखिए, द्विघात बहुपद था इसलिए हम उसमें दो फार्मूला बनाए थे, है ना, एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, दो फार्मूला बनाए थे। लेकिन ये तो त्रिघात बहुपद है, ये क्या है? त्रिघात बहुपद है, तो इसमें तो तीन फार्मूला होना चाहिए। ये एक हो गया, ये दो हो गया, बीच में एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? तो शून्यकों का दो दो करके गुणनफल का योग। ये होता है शून्यकों का दो दो करके गुणनफल का योग। बहुत मुश्किल है ना। अब इसको हम कैसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे। आप हिंदी को पढ़िए ध्यान से, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। शून्यकों का दो दो करके गुणनफल हमें पहले करना है, फिर उसको जोड़ना है। यानी ये जो अल्फ़ा और बीटा है, ये दोनों को पहले लेना है, फिर बीटा गामा को लेना है, फिर गामा अल्फ़ा को लेना है। ठीक, तो पहले हम अल्फ़ा और बीटा को अगर लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा, इसको क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो अल्फ़ा बीटा लिख दिए और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये गुणा के रूप में लिखा गया। तो ये हो गया, दो शून्यकों का गुणनफल हो गया। बोला गया था शून्यकों का दो दो करके गुणनफल, तब उसका हमें योग करना है। तो हम दो का गुणनफल कर लिए, फिर हम योग का चिन्ह देंगे। फिर अब हमें बीटा और गामा को लेना है, तो बीटा गामा को फिर हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बीटा गामा, इसके बीच में कोई चिन्ह मैंने नहीं दिया, यानी ये किस में लिखा हुआ है? गुणा में लिखा हुआ। फिर हमें योग का चिन्ह देना है, क्योंकि गुणनफल के बाद हमें क्या करना है? योग करना है। फिर अब हम गामा और अल्फ़ा को लेंगे, गामा और अल्फ़ा। तो ये शॉर्ट में लिखा गया। हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का दो दो करके गुणनफल का योग, शॉर्ट में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। आप ये जो इतना लंबा हिंदी लिखा हुआ है उसके जगह पे आप ये शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है सी बाई ए। ठीक, द्विघात बहुपद था तो उसके कितने थे शून्य? दो थे। तो हम एक को अल्फ़ा मान लिए थे, एक को बीटा मान लिए थे। क्यों माने थे? ताकि हम फार्मूला बना सकें। उसी तरह हम त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो तीन होते हैं। तो एक को अल्फ़ा मान लिए, एक को बीटा मान लिए और एक को गामा मान लिए। अब द्विघात बहुपद में शून्यक दो थे, इसलिए हम एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल, दो ही फार्मूला बनाए थे। लेकिन ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल और साथ ही एक और फार्मूला लेंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद इसमें हमें तीन शून्यक प्राप्त करना है ना। तो तीन शून्यक के लिए तीन फार्मूला भी होना चाहिए। तो पहला हो गया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और बीच में एक और फार्मूला हम डाल देंगे शून्यकों का दो दो करके गुणनफल का योग। तो शून्यकों का योगफल, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका फार्मूला क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए फार्मूला होता है। फिर दूसरा होगा शून्यकों का दो दो करके गुणनफल का योग, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, जिसका फार्मूला होगा सी बाई ए। फिर लास्ट फार्मूला शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए। अब एक फार्मूला मैं लिखवाई थी द्विघात बहुपद निकालने का, कि जब शून्यक दिया रहे तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। उसी तरह अगर त्रिघात बहुपद के लिए तीन ठो शून्यक दे दे आपको और पूछे कि त्रिघात बहुपद लिखे, तब उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। जैसे द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला था, वैसे ही त्रिघात बहुपद के लिए भी एक फार्मूला है। त्रिघात बहुपद, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है x का पावर 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक, अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये देखिए ये तीनों ही आ रहा है यहाँ पे फार्मूला में, यही तीनों आ रहा है, कि यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका अब इन फार्मूला का हम यूज़ कैसे कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, ये सब मैं आपको क्वेश्चन जब पढ़ाऊँगी तब उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आपको बस ये याद रखना है। इसका एक अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है उसमें आपको जो जो मेन पॉइंट लगे उसको आप नोट कर लें। जैसे द्विघात बहुपद का परिभाषा पहले लिख लें, उसके बाद द्विघात बहुपद को पहचानने का जो मैंने ट्रिक बताया है उन ट्रिक को लिख लें। उसके बाद एग्जाम्पल के साथ लेके, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उसका डेफिनेशन लिख ले। फिर घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर सामान्य रूप लिख लीजिए। फिर उसके बाद शून्यकों की संख्या, जैसे द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो 2, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 1, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 3। ये सब आप अपने नोट्स में बना लीजिए। उसके बाद आज मैंने द्विघात बहुपद का जो भी फार्मूला बताया है, ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये द्विघात बहुपद का सारा फार्मूला आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद त्रिघात बहुपद का जो भी फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। और कल से मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। आई होप अभी तक आपको ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला अगर आपको 50% भी समझ में आया कोई बात नहीं, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगी तो 100% ये सारे फार्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।